1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिक्लेरेशन की तैयारी भी शुरू हो गई है। कर्मचारियों को जल्दी ही अपने ऑफिस को यह बताना होगा कि वो पुराना टैक्स रिजीम चुनेंगे या नया टैक्स रिजीम अपनाएंगे। अब अगर आपने पिछले साल टैक्स बचाने के लिए एनपीएस, पीपीएफ या एलआईसी जैसे निवेश किए हैं, तो दुविधा होना लाजमी है। क्या इनका फायदा नए टैक्स सिस्टम में भी मिलेगा या फिर अब इनकी जरूरत ही नहीं रह गई है। खासकर एनपीएस को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। ये सिर्फ रिटायरमेंट की प्लानिंग का जरिया है या टैक्स सेविंग के लिए भी कारगर है। आज की इस वीडियो में हम एनपीएस और यूपीएस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनपीएस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम आखिर है क्या। फ्रेंड्स, एनपीएस एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसे भारत सरकार ने साल 2004 में लॉन्च किया था। इसका मकसद लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी और भरोसेमंद इनकम देना है। इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब पीएफआरडीए रेगुलेट करती है। शुरुआत में यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 में इसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इस स्कीम में निवेश करने वाला हर व्यक्ति हर महीने या सालाना एक तय रकम जमा करता है और यह पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। जब निवेशक की उम्र 60 साल होती है तो उसे जमा रकम का एक हिस्सा लमसम मिल जाता है और बाकी रकम से उसे हर महीने पेंशन मिलती रहती है। अब बात करते हैं कि एनपीएस में कौन अकाउंट खुलवा सकता है। तो आपको बता दें, इसमें कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच हो। इसमें नौकरी पेशा, व्यापारी, फ्रीलांसर, स्वरोजगार से जुड़े लोग सभी शामिल हो सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है ताकि आपकी पहचान, पता और उम्र को वेरीफाई किया जा सके। सबसे पहले आपका पहचान का प्रमाण। इसमें आप लगा सकते हैं आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें से आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पता प्रमाण। इसमें आप आधार कार्ड या उपयोगिता बिल, बैंक स्टेटमेंट 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए या कोई अन्य वैध पता प्रमाण। और इसमें आपका हाल ही में खींचा हुआ एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसके अलावा आपको ग्राहक पंजीकरण फॉर्म CSRF भी भरना होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, योजना वरीयता और अन्य आवश्यक विवरण शामिल होंगे। और इसमें आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लगेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नए टैक्स रिजीम में एनपीएस पर कोई टैक्स छूट मिलती है। तो आपको बता दें, जी हाँ, नए टैक्स रिजीम में भी एनपीएस पर एक खास तरह की टैक्स छूट मिलती है, लेकिन सिर्फ आपके एम्प्लॉयर के योगदान पर ऐसा होगा। सेक्शन 80C(2) के तहत अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस अकाउंट में योगदान करता है तो उस रकम पर आपको टैक्स छूट मिलती है और इसमें आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हर सैलरी पाने वाले को मिलता है और 14% एनपीएस योगदान पर अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी अगर आपकी सैलरी 13.7 लाख सालाना तक है और आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। अब अगर बात करें कि आप एनपीएस अकाउंट कैसे खुलवाएं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने किसी नज़दीकी बैंक या डाकघर से ऑफिशियली एनपीएस सेवा केंद्र से अकाउंट खोल सकते हैं। अब आपको बता दें कि एनपीएस अकाउंट एक्टिव क्यों रखना चाहिए। इसमें दूसरे निवेश विकल्पों के मुकाबले चार्जेस कम होते हैं, जिससे आपको लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। 60% पैसा टैक्स फ्री निकल सकता है जब आप 60 साल के हो जाते हैं और 40% पैसा पेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे आपको हर महीने एक फिक्स इनकम मिलती है। अप्रैल की शुरुआत के साथ पेंशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। अब एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीते मार्च महीने में यूपीएस को नोटिफाई किया था और इसके 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। ये स्कीम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित इनकम चाहते हैं।
यूपीएस उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड हैं। उनके पास अब विकल्प होगा कि वे एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका लाभ कैसे मिलेगा और कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेहतर है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, सरकार ने बीते 24 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस के ऑप्शन के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का आधिकारिक ऐलान किया था, जो केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं, वो इसका लाभ ले सकेंगे। यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। तो चलिए पहले यूपीएस को आसानी से समझते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी, जो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। न्यू पेंशन स्कीम मतलब एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई यूपीएस में सरकार का ये कंट्रीब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने से करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचने वाला है और सरकारी खजाने पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ पहले साल 6,250 करोड़ रुपए होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। यह बढ़ोतरी महंगाई राहत के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। और आपको बता दें कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को बंद करने के बाद 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस शुरू की थी। एनपीएस में अकाउंट पोर्टेबल होता है, यानी इसे देश में कहीं से भी चलाया जा सकता है। सरकार ने इसे 2009 में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया था। अब इस स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस में स्विच करने की सुविधा भी दी गई है। अब बात करते हैं यूपीएस और एनपीएस के बीच क्या है बड़ा अंतर। तो आपको बता दें, यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी, जो उनके रिटायरमेंट के पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी की आधी होगी। वहीं एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के रिटर्न पर निर्भर होती है, जिससे उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। यूपीएस और एनपीएस दोनों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन का 10% योगदान होगा, लेकिन सरकारी योगदान की बात करें तो एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूशन था, जबकि यूपीएस में ये 18.5% होगा। यूपीएस के तहत 25 साल की सर्विस के बाद कर्मचारियों को फिक्स पेंशन और एक मुश्त रकम मिलेगी। पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफा भी होगा, जबकि एनपीएस में कोई निश्चित पेंशन नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।